हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में है वो है आपका टॉपिक फेलिंग परीक्षण यानी फेलिंग टेस्ट। तो आज हमें बात करनी है फेलिंग टेस्ट के विषय में, है ना, कि फेलिंग परीक्षण होता क्या है, फेलिंग विलयन क्या होता है, इसका परीक्षण कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से यौगिक हैं जो ये परीक्षण देते हैं, ये परीक्षण नहीं देते हैं, कुछ ऐसे भी यौगिक हैं, है ना। तो इसी बात का डिस्कशन करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फेलिंग विलयन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, है ना, यानी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इनका एक सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम का, लंबी श्रृंखला युक्त, उसे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहते हैं। ठीक, में कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट तो पता ही है, उसके बाद का क्षारीय विलयन फेलिंग विलयन कहलाता है। यानी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट में कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन, अब क्षार के तौर पर कौन होगा, या तो NaOH हो सकता है या फिर KOH हो सकता है। अधिकतर किताब सीरीज में देखेंगे तो आपको NaOH लिखा हुआ मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वही पाया जाता है। ठीक, उसके बाद तो ये कहलाता है फेलिंग विलयन। अगर जनरल फार्मूले की बात की जाए तो जनरल जो फार्मूला इसका होता है वो होता है आपका CuO, है ना, ये है, इसको कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना, CuO, शॉर्टकट फॉर्म में इसको CuO से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, फेलिंग विलयन का ये फार्मूला हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए लिखा है कि लिखा जब किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन से होती है तो एलिफेटिक एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, जबकि फेलिंग विलयन अपचयित होकर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। इस परीक्षण को फेलिंग परीक्षण कहते हैं, है ना। यानी क्या होगा, यहाँ पर आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, तो यहाँ पर फिर क्या होता कि जो आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एल्डिहाइड तो आपका कई प्रकार का होता है, एरोमेटिक होता है एलिफेटिक, लेकिन फेलिंग परीक्षण जो देता है वो केवल कौन है, वो केवल और केवल आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना। एलिफेटिक एल्डिहाइड जिनमें कार्बन श्रृंखला बंद ना हो, एरोमेटिक ना हो, है ना, वो आपके एलिफेटिक, जैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है ना, इस तरीके के कंपाउंड जो होते हैं वो आपके फेलिंग टेस्ट देते हैं। कीटोन तो कोई भी हो, कीटोन ये परीक्षण नहीं देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए फेलिंग परीक्षण का उपयोग करते हैं, लेकिन एल्डिहाइड में शर्त है एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कौन, बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड ये परीक्षण नहीं देता है, ये ध्यान रखिएगा। होता क्या है इसमें, तो जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी आपका जो भी एल्डिहाइड होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा और फेलिंग विलयन क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित होकर लाल अवक्षेप बनाता है ना। तो फेलिंग विलयन अपचयित होगा और जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो ऑक्सीकृत होगा। कई बार ये भी पूछ लिया जाता किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई आपकी बात यहाँ पर कि फेलिंग परीक्षण, तो हमारा ये बात इसके बारे में लिख देना है। अब एग्जाम्पल जरा एक ले लिया जाए, फिर बता देता हूं आपको कि कैसे किया जाएगा। तो चलिए कोई जनरलाइज एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया है एस्टल्डिहाइड CH3CHO, ये है आपका एसिटाल्डिहाइड, ये भी आपका क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। एस्टल्डिहाइड मैंने ले लिया है कि नहीं। अब यहां पर देखिए एस्टल्डिहाइड ले लिया, दूसरा क्या लेना है, तो फेलिंग विलयन आपका CuO लिखा है, तो यहां पर ले लेंगे CuO, ये है आपका फेलिंग विलयन, फेलिंग, ये आपका जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड है, फेलिंग विलयन इसी को कहते हैं। अब यहां होगा क्या, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में, जो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाएगा, और इसके अंदर क्या बनेगा, तो और इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, जल बनेगा। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं, ये एसिड में चला जाएगा तो एस्टल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनेगा, तो ये बन जाएगा CH3COOH, यानी एक ऑक्सीजन निकल करके यहां चला जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहां पर हम 2 लगा देंगे अभी, है ना, या आप 2 लगा भी सकते हैं, 2CO क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया। ठीक, तो एक ऑक्सीजन यहां चला गया तो ये तो एसिड में कन्वर्ट, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाएगा CU2O,
है ना, इसको कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, तो वाटर बनेगा H2O। कितना मॉलिक्यूल बनेगा, तो 3H2O। ये देखिए बन जाएगा इसके अंदर। तो जर्नल अगर आता है आपको तो ये बात लिख देनी है, और अगर एग्जाम्पल कहता है तो एक एग्जाम्पल मैंने और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए, फार्मिक अम्ल बन जाएगा उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर ये जो है आपका परीक्षण हो गया और ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए रिएक्शन अगर पूछता है तो एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेकर के समझा सकते हैं इसको, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आगे की ओर। तो आगे बताया गया, देखिए नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तो देखिए लिखा है कि फार्मिक अम्ल, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज यह परीक्षण देते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन फेलिंग परीक्षण देता है, निम्नलिखित में से कौन फेलिंग परीक्षण नहीं देता है। तो अम्लों में यानी जितने भी एसिड्स होते हैं, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, है ना, उन सभी में केवल फार्मिक अम्ल है। ये देखिए फार्मिक अम्ल, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला इसका होता है HCOOH। ये है फार्मिक अम्ल। तो केवल फार्मिक अम्ल फेलिंग परीक्षण देता है, बाकी कोई भी अम्ल फेलिंग परीक्षण नहीं देता है ना। ऑप्शन में देता है एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, इस तरीके के 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, है ना। तो वहां पर आपको ये याद रखना है कि जो फार्मिक एसिड होता है यानी फार्मिक अम्ल, वो आपका फेलिंग परीक्षण देता है। ठीक, उसके बाद लिखा ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका एल्डोहेक्सोज है, एल्डिहाइड समूह होता है, तो ग्लूकोज भी परीक्षण दे देता है। उसके बाद माल्टोज, तो ये भी आपका फेलिंग परीक्षण दे देता है। उसके बाद लैक्टोज लिखा है, तो ये भी आपका फेलिंग परीक्षण दे देता है ना, परीक्षण देते हैं लिखा हुआ है। ठीक, तो ये नोट पॉइंट वाली बात आप इसको ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऑप्शन में सुक्रोज, तो सुक्रोज जो है आपका फेलिंग परीक्षण नहीं देता है। ठीक, उसके बाद देखिए लिखा है उपयोग, है ना। उपयोग, अब उपयोग जैसे मान लिया पूछ लिया जाए कि फेलिंग विलयन के क्या क्या उपयोग हैं, तो उपयोग देखिए लिखा है एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद करने के लिए, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए। जैसे टैलेंट परीक्षण होता है वैसे फेलिंग परीक्षण होता है। तो फेलिंग परीक्षण आपके जो कीटोन है वो नहीं देते हैं, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी याद रखना एलिफेटिक एल्डिहाइड है जो केवल केवल फेलिंग परीक्षण देते हैं। ठीक, उसके बाद अपचायक के रूप में, तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, अपचायक के रूप में इसका प्रयोग होता है ना। उसके बाद मोनोसैकेराइड परीक्षण में, कौन मोनोसैकेराइड, कौन डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, इस तरीके से, है कि नहीं, इनके परीक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद शर्करा का पता लगाने में, तो शुगर वगैरह की जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है, शर्करा का पता लगाने में होता है। ठीक, उसके बाद जैविक तरल पदार्थों में दवाओं व विषैले पदार्थों का पता लगाने में, यानी जैविक तरल पदार्थों के अंदर, है ना, जैसे आपको ब्लड है ना, प्लाज्मा है, इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं, है ना, इन सब में क्या होता है कि विषैले पदार्थों की पहचान के लिए इस फेलिंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है या फेलिंग विलयन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा लिखा है फार्मिक अम्ल है नीचे। अगर मान लिया कह दिया आपसे कि फार्मिक अम्ल के द्वारा फेलिंग परीक्षण की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ये है आपका फार्मिक अम्ल और आपका फेलिंग विलयन क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO। कितना मोल लेना है, तो 2। ठीक, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपका ये फार्मिक अम्ल है, तो ये तो स्वयं अम्ल है, ये किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, इसी में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनेगा, बाकी क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं, यहां पर ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ठीक, उसके बाद और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बनेगा वाटर यानी, ठीक, तो ये बन जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, CO2 और वाटर यानी H2O। ठीक, तो इस प्रकार से आपका यहां पर मैं लिख देता हूं, ये कौन है, फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल, है ना। तो ये हो जाता है आपका फार्मिक अम्ल के रिएक्शन। मतलब कह दे तो आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए कि फार्मिक एसिड में क्या बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन जब कोई अम्ल दे देगा फेलिंग विलयन, जैसे फार्मिक अम्ल दे दिया, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में कन्वर्ट होगा, बाकी ये तो बनेगा ही क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ठीक, तो ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण बातें फेलिंग परीक्षण के विषय में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं अगले परीक्षण का डिस्कशन आपसे करता हूं।
चलिए, तो उसके बाद देखते हैं अगला जो परीक्षण है वो आपका है हिंसबर्ग परीक्षण। लिखा हुआ हिंसबर्ग टेस्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता कि हिंसबर्ग परीक्षण किसकी पहचान के लिए प्रयुक्त होता है ना, या किसमें विभेद करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये आपका हिंसबर्ग जो परीक्षण है वो एमीन में विभेद करने के लिए किया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 प्रकार के एमीन होते हैं डिवाइड करने पर, है ना। तो इन तीनों एमीन में विभेद करने के लिए हिंसबर्ग परीक्षण का उपयोग किया जाता है। हालांकि और भी परीक्षण है, लेकिन स्पेशल जो आपका इंपॉर्टेंट टाइप का है वो हिंसबर्ग परीक्षण है। तो सबसे पहले इसमें देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक। यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का जो विलयन होता है ना, उसे हम कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक, उसके बाद लिखा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार क्रिया करता है। यानी ये भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया करता है और अलग अलग प्रकार के उत्पादों का निर्माण करता है। यानी प्राथमिक एमीन से क्रिया करेगा तो कुछ और बनेगा, सेकेंडरी एमीन है द्वितीयक एमीन से क्रिया करेगा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तृतीयक एमीन से वो भी रिएक्शन करता ही नहीं है ना। तो इसी प्रकार से विभेद होगा तीनों में। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा नंबर फर्स्ट कि प्राथमिक एमीन से क्रिया करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है जो क्षार में घुलनशील होता है। यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक, प्राथमिक एमीन से क्रिया करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है जो क्षार के अंदर क्या होता है, घुलनशील होता है। अब रिएक्शन कैसे होगी, अगर आता है तो रिएक्शन तो मोस्ट है आपको लिखना, वो तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तो चलिए रिएक्शन को बता देता हूं। यहां पर लेते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है। देखिएगा यहां पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पर है, ये आपकी बेंजीन है और इसके बाद यहां लगा दिया SO2 और ये Cl। तो ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या इसको हिंसबर्ग अभिकर्मक कहेंगे, है ना, हिंसबर्ग अभिकर्मक, इसको हिंसबर्ग अभिकर्मक कहेंगे। उसके बाद किसके साथ रिएक्शन करवानी, तो प्राइमरी एमीन से, प्राथमिक एमीन से, 1 डिग्री एमीन से। तो ये करवा देते हैं, जैसे यहां पर H, ये N, ये R, ये H, ये प्राथमिक एमीन है। जहां पर नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह या एक R जुड़ा हो वो आपका प्राथमिक एमीन, जहां पर 2 R जुड़े हो वो द्वितीयक एमीन, जहां पर 3 R जुड़े हो वो तृतीयक एमीन। ठीक, ये ध्यान रखना। तो यहां पर देखिए ये प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन। रिएक्शन में होगा क्या, यहां से H, यहां से Cl निकल जाएगा, जो बचा वो जुड़ जाएगा। तो सीधे रिएक्शन में होगा क्या आपका, ये बन जाएगा SO2 और ये सीधे जाकर के यहीं जुड़ जाएगा NHR और बाहर निकलेगा आपका HCl। ये बन गया, क्या बना, देखिए लिखा था नाम N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो ये बन गया N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। सल्फोनेमाइड बन गया, ये क्षार में घुलनशील। तो क्षार में घुलनशील, यानी ये जो कंपाउंड बनेगा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, रिएक्शन बिल्कुल आसान है। यहां से H, यहां से Cl निकल जाएगा, Cl बाहर, बाकी बचा हुआ इसी में जुड़ जाएगा। तो ये आपको कहलाएगा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, जो कि क्या होता है, क्षार के अंदर घुलनशील होता है ना। तो ये होता हिंसबर्ग परीक्षण या हिंसबर्ग अभिकर्मक। वो तो वहां पर लिखा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है और प्राथमिक एमीन के साथ इस प्रकार की रिएक्शन होगी। अब ये द्वितीयक और तृतीयक के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं भी द्वितीयक और तृतीयक को भी आपको बता देता हूं कि कैसे रिएक्शन उसमें लिखी जाएगी। चलिए तो देख लेते हैं कि सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन से रिएक्शन तो बिल्कुल वैसे ही था, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो क्षार में घुलनशील था, ये क्षार में अघुलनशील। और यहां पर N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। तो चलिए दिखा देते हैं आपको बना करके, यानी ये आपका जो देते हैं बेंजीन सल्फोनेमाइड। चलिए रिंग भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, SO2 ये Cl। तो ये वही आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। ठीक, तो ये आपका हिंसबर्ग
अभिकर्मक। रिएक्शन किससे करवाना है, तो वही आपका द्वितीयक एमीन ले लेंगे, सेकेंडरी एमीन। अब सेकेंडरी एमीन में H यहां हो जाएगा, R इधर है, R यहां है, ये आपका 2 डिग्री एमीन द्वितीयक एमीन, तो 2 डिग्री एमीन। फिर रिएक्शन में वैसे ही होना है कि यहां से H, यहां से Cl निकल जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा आपका यहां से NR2। देखिए है ना, N कामा N डाई एल्किल, N से 2 R लगे हैं इसलिए डाई एल्किल नाम है, और निकलेगा क्या आपका HCl। नाम क्या है इसका, N कामा N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। चलिए लिख देते हैं N कामा N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। बेंजीन सल्फोनेमाइड, और ये होता आपका क्षार में अघुलनशील। चलिए, तो रिएक्शन ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, दोनों की रिएक्शन सेम थी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है प्रोडक्ट में। यानी यहां पर बनेगा N कामा N, यहाँ N से 2 R लगे हैं, देखिए N से 2 R लगे, इसे लिखा है N कामा N डाई एल्किल, है ना, N कामा N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और ये क्षार में कैसा होता है, अघुलनशील, यानी प्राथमिक एमीन जो यौगिक बनाएगा वो क्षार में घुलनशील होगा, द्वितीयक एमीन जो उत्पाद बनाएगा वो क्षार में अघुलनशील होगा। तो हो गया दोनों में डिफरेंस। और तृतीयक एमीन क्या करेगा, तो तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो अगर लिखना चाहें तो आप यहां पर लिख सकते हैं नंबर, अगला एग्जांपल करके, है ना, कि 3 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से कोई क्रिया नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता है। ये देखें, तो यहां पर मैंने तीनों इमीन के विषय में आपको बता दिया, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है ये बता दिया, रिएक्शन कैसे करेगा प्राथमिक द्वितीयक इमीन वो भी बता दिया, तृतीयक इमीन कोई रिएक्शन नहीं करता। इसी प्रकार से तीनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जो आपका फेहलिंग परीक्षण था और जो हिंसबर्ग परीक्षण था, है ना। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने परीक्षण आपको बताया है वो समझ में आया हुआ होगा, और कोई दिक्कत किसी को आती तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।